सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं भीष्म साहनी जी द्वारा रचित कहानी गंगो का जाया। गंगो की जब नौकरी छूटी तो बरसात का पहला छींटा पड़ रहा था। पिछले 3 दिन से गहरे नीले बादलों के पुंज आकाश में करवटें ले रहे थे, जिनकी छाया में गर्मी से अलसाई हुई पृथ्वी अपने पहले ठंडे उच्छ्वास छोड़ रही थी और शहर भर के बच्चे बूढ़े बरसात की पहली बारिश का नंगे बदन स्वागत करने के लिए उतावले हो रहे थे। यह दिन नौकरी से निकाले जाने का न था। मजदूरी की नौकरी थी बेशक, पर बनी रहती तो इसकी स्थिरता में गंगो भी बरसात के छींटे का शीतल स्पर्श ले लेती। पर हर शगुन के अपने चिन्ह होते हैं। गंगो ने बादलों की पहली गर्जन में ही जैसे अपने भाग्य की आवाज सुन ली थी। नौकरी छूटने में देर नहीं लगी। गंगो जिस इमारत में काम करती थी उसकी निचली मंजिल तैयार हो चुकी थी। अब दूसरी मंजिल पर काम चल रहा था। नीचे मैदान में से गारे की टोकरियां उठा उठाकर छत पर ले जाना गंगो का काम था। मगर आज सुबह जब गंगो टोकरी उठाने के लिए जमीन की ओर झुकी तो उसके हाथ जमीन तक ना पहुंच पाए। जमीन पर पांव के पास पड़ी हुई टोकरी को छूना एक गहरे कुएं के पानी को छूने के समान होने लगा। इतने में किसी ने गंगो को पुकारा, मेरी मान जाओ गंगो, अब टोकरी तुमसे ना उठेगी। तुम छत पर ईंट पकड़ने के लिए आ जाओ। छत पर लाल ओढ़नी पहने और 4 ईंटें उठाए दूलो मजदूरन खड़ी उसे बुला रही थी। गंगो ने न माना और फिर एक टोकरी उठाने का साहस किया, मगर होंठ काट कर रह गई। टोकरी तक उसका हाथ न पहुंच पाया। गंगो के बच्चा होने वाला था। कुछ ही दिन बाकी रह गए थे। छत पर बैठकर ईंटें पकड़ने वाला काम आसान था। एक मजदूर नीचे मैदान में खड़ा एक एक ईंट उठाकर छत की ओर फेंकता और ऊपर बैठी हुई मजदूरन उसे झपट कर पकड़ लेती थी। मगर गंगो का इस काम से खून सूखता था। कहीं झपटने में हाथ चूक जाए और उड़ती हुई ईंट पेट पर आ लगे तो क्या होगा। ठेकेदार हर मजदूर के भाग्य का देवता होता है। जो उसकी दया बनी रहे तो मजदूर के सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं, पर जो देवता के तेवर बदल जाएं तो अनहोनी भी होके रहती है। गंगो खड़ी सोच ही रही थी कि कहीं से मकान की परिक्रमा लेता हुआ ठेकेदार आ पहुंचा। छोटा सा पतला शरीर, काली टोपी, घनी घनेरी मूछों में से बीड़ी का धुआं छोड़ता हुआ गंगो को देखते ही चिल्ला उठा, खड़ी देख क्या रही है, उठाती क्यों नहीं? जो पेट निकला हुआ था तो आई क्यों थी? गंगो धीरे धीरे चलती हुई ठेकेदार के सामने आ खड़ी हुई। ठेकेदार का डर होते हुए भी गंगो के होंठों पर वह हल्की सी मुस्कान ओझल ना हो पाई जो महीने भर पहले से उसके चेहरे पर खेल रही थी। जब से बच्चे ने गर्भ में ही अपने कौतुक शुरू कर दिए थे और गंगो की आंखें जैसे अंतर्मुखी हो गई थी। ठेकेदार झगड़ता तो भी शांत रहती और जो उसका घरवाला बात बात पर तिनक उठता तो भी चुपचाप सुनती रहती। काम क्यों नहीं करूंगी? छत पर ईंटें पकड़ने का काम दे दो, वह कर लूंगी, गंगो ने निश्चय करते हुए कहा। तेरे बाप का मकान बन रहा है, जो जी चाह करेगी। चल दूर हो यहाँ से, आधे दिन के पैसे ले और दफा हो जा। हरामखोर आ जाते हैं, तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? दूल्हो मेरा काम कर लेगी, मैं उसकी जगह चली जाऊंगी, काम तो होता रहेगा। पहले पेट खाली करके आओ, फिर काम मिलेगा। क्षण भर में ठेकेदार का रजिस्टर खुल गया और गंगो के नाम पर लकीर फिर गई। ऐन उसी वक्त बारिश का छींटा भी पड़ने लगा। गंगो ने समझ लिया कि जो आसमान में बादल ना होते तो काम पर से भी छुट्टी ना मिलती। आकाश में बादल आए नहीं कि ठेकेदार को काम खत्म करने की चिंता हुई नहीं। इस हालत में गर्भ वाली मजदूरन को कौन काम पर रखेगा? गंगो चुपचाप ओढ़नी के पल्ले से अपने गर्भ को ढकती हुई बाहर निकल आई। उन दिनों दिल्ली जैसे फिर से बसने लगी थी। कोई दिशा या उपदिशा ऐसी न थी जहां नई आबादियों के झुरमुट न उठ रहे हों। नए मकानों की लंबी कतारें समुद्र की लहरों की तरह फैलती हुई अपने प्रसार में दिल्ली के कितने ही खंडहर और स्मृति कंकाल रौंदती हुई बढ़ रही थीं। देखते ही देखते एक नई आबादी गर्व से माथा ऊंचा किए समय का उपहास करती हुई खड़ी हो जाती। लोग कहते दिल्ली फिर से जवान हो रही है। नई आबादियों की बाढ़ आ गई थी। नया राष्ट्र, नए निर्माण कार्य,
लोगों को इस फैलती राजधानी पर गर्व होने लगा था। जहां कहीं किसी नई आबादी की योजना पनपने लगती तो सैकड़ों मजदूर खिंचे हुए अपने फूस के छप्पर कंधों पर उठाए हुए वहां जा पहुंचते और उसी के बगल में अपनी झोंपड़ी की बस्ती खड़ी कर लेते। और जब वह नई आबादी बनकर तैयार हो जाती तो फिर मजदूरों की टोलियां अपने फूस के छप्पर उठाए किसी दूसरी आबादी की नींव रखने चल पड़ती। मगर ज्यों ही बरसात के बादल आकाश में मंडराने लगते तो सब काम ठप हो जाता और मजदूर अपने झोंपड़ों में बैठे आकाश को देखते हुए चौमासे के दिन काटने लगते। कई मजदूर अपने गांवों को चले जाते पर अधिकतर छोटे मोटे काम की तलाश में सड़कों पर घूमते रहते। काम इतना न था जितने मजदूर आ पहुंचते थे। दिल्ली के हर खंडहर की अपनी गाथा है, कहानी है, पर मजदूर की फूस की झोंपड़ी का खंडहर क्या होगा और कहानी क्या होगी? हंसती खेलती नई आबादियों में इन झोंपड़ों का या इन नए झोंपड़ों में खेले गए नाटकों का स्मृति चिन्ह भी नहीं मिलता। उस रात गंगो और उसका पति घीसू देर रात तक झोंपड़े के बाहर बैठे अपनी स्थिति के बारे में सोचते रहे। जो छुट्टी मिल गई थी तो घर क्यों चली आई, कहीं दूसरी जगह काम देखती। देखा है इस हालत में काम कौन देगा? जहां जाओ ठेकेदार पेट देखने लगते हैं। झोंपड़े के अंदर उनका 6 बरस का लड़का रीसा सोया पड़ा था। घीसू कई दिनों से चिंतित था। 3 आदमी खाने वाले और कमाने वाला अब केवल एक, और ऊपर से चौमासा और गंगो की हालत। उसका मन खींच उठा। अगर और 15-20 रोज मजदूरी पर निकल जाते तो क्या मुश्किल था। गर्भ वाली औरतें बच्चा होने दिन तक काम पर जुटी रहती हैं। घीसू गठीले बदन का नाटे कद का मजदूर था जो किसी भी बात पर तिनक उठता तो घंटों उसका मन अपने काबू में ना रहता। थोड़ी देर चिलम के कश लगाने के बाद धीरे धीरे कहने लगा, तुम गांव चली जाओ। गांव में मेरा कौन है? तू पहले से ही सब पाठ पढ़े हुए है। तू इस हालत में जाएगी तो तुझे घर से निकाल देंगे। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हारा भाई जमीन पर पांव नहीं रखने देगा। 2 दफे तो तुमसे लड़ने मरने की नौबत आ चुकी है। तो यहाँ क्या करेगी? मेरे काम का भी तो कोई ठिकाना नहीं। सुनते हैं सरकार ज्यादा मजदूर लगाकर 3 दिन में बाकी सड़क तैयार कर देना चाहती है। मरम्मती काम तो चलता रहेगा, गंगो ने धीरे से कहा। मरम्मती काम से 3 जीव खा सकते हैं। 1 दिन का काम है, 4 दिन का नहीं। काफी रात गए तक यह उधेड़बुन चलती रही। सोमवार को गंगो काम पर से बर्खास्त हुई और शनिचर तक पहुंचते पहुंचते झोंपड़ी की गिरस्ती डामाडोल हो गई। माँ बाप और बेटा 3 जीव खाने वाले और कमाने वाला केवल 1। गंगो काम की तलाश में सुबह घर से निकल जाती और दोपहर तक बस्ती के 3-3 चक्कर काट आती। किसी से काम का पूछती तो या तो वो हंसने लगता या आसमान पर मंडराते बादल दिखा देता। सड़कों पर दर्जनों मजदूर दोपहर तक घूमते हुए नजर आने लगे। फिर एक दिन जब घीसू ने घर लौटकर सुना दिया कि सरकारी सड़क का काम समाप्त हो चुका है तो घीसू और गंगो मजदूरों के स्तर से लुढ़क कर आवारा लोगों के स्तर पर आ पहुंचे। कभी चूल्हा जलता, कभी नहीं। भरपेट खाना किसी को न मिल पाता। छोटा बालक रीसा जो दिन भर खेलते न थकता था, अब झोंपड़ों के इर्द गिर्द ही मंडराता रहता। पति पत्नी रोज रात को झोंपड़े के बाहर बैठते, झगड़ते, परामर्श करते और बात बात पर खींच उठते। फिर एक रात 1000 सोचने और भटकने के बाद घीसू के उद्विग्न मन ने घर का खर्चा कम करने की तरकीब सोची। अधभरे पेट की भूख को चिलम के धुएं से शांत करते हुए बोला, रीसे को किसी काम पर लगा दें। रीसा क्या करेगा? छोटा सा तो है। छोटा है? चंगे भले आदमी का राशन खाता है। इस जैसे सब लड़के काम करते हैं। गंगो चुप रही। कमाऊ बेटा किसे अच्छा नहीं लगता, मगर रीसा अभी सड़क पर चलता भी था तो बाप का हाथ पकड़कर। वह क्या काम करेगा? पर घीसू कहता गया, इस जैसे लौंडे बूट पॉलिश करते हैं, साइकिलों की दुकानों पर काम करते हैं, अखबार बेचते हैं, क्या नहीं करते। कल इसे मैं गणेशी के सुपुर्द कर दूंगा। इसे बूट पॉलिश करना सिखा देगा। गणेशी घीसू के गांव का आदमी था। इस बस्ती से एक फर्लांग दूर पुल के पास छोटी सी कोठरी में रहता था। एक छोटा सा संदूक चकंधे पर लटकाए गलियों के चक्कर काटता और बूटों के तलवे लगाया करता था। दूसरे दिन घीसू काम की खोज में झोंपड़े में से निकलते हुए गंगो से कह गया, मैं गणेशी को रास्ते में कहता जाऊंगा, तो सूरज चढ़ने तक रीसे को उसके पास भेज देना। रीसा काम पर निकला। छोटा सा पतला शरीर, चकित उत्सुक आंखें, बदन पर एक ही कुर्ता लटकाए हुए। गणेशी के घर तक पहुंचना कौन सी आसान बात थी। रास्ते में प्रकृति रीसे के मन को लुभाने के लिए
जगह जगह अपना मायाजाल फैलाए बैठी थी। किसी जगह दो लौंडे झगड़ रहे थे, उनका निपटारा करना जरूरी था। रीसा घंटा भर उन्हीं के साथ घूमता रहा। कहीं एक भैंस कीचड़ में फंसी थी, कहीं पर एक मदारी अपने खेल दिखा रहा था। रीसा दिन भर घूम फिरकर दोपहर के वक्त हाथ में एक छड़ी घुमाता हुआ घर लौट आया। कह देना आसान था कि रीसा काम करे, मगर रीसे को काम में लगाना नए बैल को हल में जोतने के बराबर था। पर उधर झोंपड़े में बची बचाई रसद क्षीण होती जा रही थी। दूसरे दिन घीसू उसे स्वयं गणेशी के सुपुर्द कर आया और 5-7 आने पैसे भी पॉलिश की डिबिया और ब्रश के लिए दे आया। उस दिन तो रीसा जैसे हवा में उड़ता रहा। दिल्ली की नई नई गलियां घूमने को मिली, नए नए लोग देखने को मिले, चप्पे चप्पे पर आकर्षण था। रीसे की समझ में ना आया कि बाप गुस्सा क्यों हो रहा था जब उसे यहाँ घूमने के लिए भेजना चाहता था। दुकानें रंग बिरंगी चीजों से लदी हुई और भीड़ इतनी कि रीसे का लुब्ध मन भी चकरा गया। रीसे की माँ सड़क पर आंखें गाड़े उसकी राह देख रही थी जब रीसा अपने बोझल पांव खींचता हुआ घर पहुंचा। अपने 6 सालों के नन्हे से जीवन में वह कभी इतना नहीं चल पाया था जितना कि आज एक दिन में। मगर माँ को मिलते ही वह उसे दिन भर की देखी दिखाई सुनाने लगा और जब बाप काम पर से लौटा तो रीसा अपना ब्रश और पॉलिश की डिबिया लेकर भागता हुआ उसके पास पहुंचा। बप्पू, तेरा जूता पॉलिश कर दूं? सुनकर घीसू के हर वक्त तने हुए चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान दौड़ गई। मेरा नहीं, किसी बाबू का करना जो पैसे भी देगा। और गंगो और उसका पति अपने कमाऊ बेटे की दिनचर्या सुनते हुए कुछ देर के लिए अपनी चिंताएं भूल गए। दूसरा दिन आया। घीसू और रीसा अपने अपने काम पर निकले। 2 रोटियां एक चिथड़े में लिपटी हुई घीसू की बगल के नीचे और एक रोटी रीसे की बगल के नीचे। दोनों सड़क पर इकट्ठे उतरे और फिर अपनी अपनी दिशा में जाने के लिए अलग हो गए। पर आज रीसा जब सड़क की तलाई पार करके पुल के पास पहुंचा तो गणेशी वहां पर नहीं था। थोड़ी देर तक मुंह में उंगली दबाए वह पुल पर आते जाते लोगों को देखता रहा, फिर गणेशी की तलाश में आगे निकल गया। शहर की गलियां एक के बाद दूसरी अपना जटिल इंद्रजाल फैलाए जैसे रीसे के इंतजार में ही बैठी थी। एक के बाद दूसरी गली में वह बढ़ने लगा, मगर किसी में भी उसे कल का परिचित रूप नजर नहीं आया, न ही कहीं गणेशी की आवाज सुनाई दी। थोड़ी देर घूमने के बाद रीसा एक गली के मोड़ पर बैठ गया। अपनी पॉलिश की डिब्बियां और ब्रश सामने रख लिए अपने पहले ग्राहक का इंतजार करने लगा। गणेशी की तरह उसने मुंह टेढ़ा करके पॉलिश का शब्द पूरी चिल्लाहट के साथ पुकारा। पहले तो अपनी आवाज ही सुनकर स्तब्ध हो रहा, फिर निसंकोच बार बार पुकारने लगा। 5-7 मर्तबा जोर जोर से चिल्लाने पर एक बाबू जो सामने एक दुकान की भीड़ में सौदा खरीदने के इंतजार में खड़ा था, रीसे के पास चला आया। पॉलिश करने का क्या लोगे? जो खुशी हो दे देना। रीसे ने गणेशी के वाक्य को दोहरा दिया। बाबू ने बूट उतार दिए और दुकान की भीड़ में फिर जाकर खड़ा हो गया। रीसे ने अपनी डिब्बियां खोली। गणेशी के वाक्य तो वह दोहरा सकता था, मगर उसकी तरह हाथ कैसे चलाता? बूट पर पॉलिश क्या लगी जितनी उसकी टांगों, हाथों और मुंह को लगी। एक जूते पर पॉलिश लगाने में रीसे की आधी डिब्बिया खर्च हो गई। अभी बूट के तलवे पर पॉलिश लगाने की सोच ही रहा था कि बाबू सामने आन खड़ा हुआ। रीसे के हाथ अनजाने में ठिठक गए। बाबू ने बूटों की हालत देखी तो आव देखा न ताव जोर से रीसे के मुंह पर थप्पड़ दे मारा, जिससे रीसे का मुंह घूम गया। उसकी समझ में न आया कि बात क्या हुई है। गणेशी को तो किसी बाबू ने थप्पड़ नहीं मारा था। हरामजादे, काले बूटों पर लाल पॉलिश, और गुस्से में गालियां देने लगा। पास खड़े लोगों ने यह अभिनय देखा, कुछ हंसे, कुछ एक ने बाबू को समझाया, 2-1 ने रीसे को गालियां दी और उसके बाद बाबू गालियां देता हुआ बूट पहनकर चला गया। रीसा हैरान और परेशान कभी एक के मुंह की तरफ, कभी दूसरे के मुंह की तरफ देखता, फिर वहां से उठकर धीरे धीरे गली के दूसरे कोने पर जाकर खड़ा हो गया। हर राह जाते बाबू से उसे डर लगने लगा। गणेशी की तरह पॉलिश चिल्लाने की उसकी हिम्मत ना हुई। रीसे को माँ की याद आई और उल्टे पांव वापस हो लिया, मगर गलियों का कोई छोर किनारा न था। एक गली के अंत तक पहुंचता तो 4 गलियां और सामने आ जाती। अनगिनत गलियों में घूमने के बाद वह घबराकर रोने लगा, मगर वहां कौन उसके आंसू पहुंचने वाला था। एक गली के बाद दूसरी गली लांघता हुआ कभी गणेशी की तलाश में, कभी माँ बाप की तलाश में वह दोपहर तक घूमता रहा। बार बार रोता और बार बार स्तब्ध और भयभीत और चुप हो जाता। फिर शाम हुई और थोड़ी देर बाद गलियों में अंधेरा छाने लगा।
एक गली के नाके पर खड़ा सिसकियां ले रहा था कि उस जैसे ही लड़कों का एक टोला यहाँ वहाँ से इकट्ठा होकर उसके पास आ पहुंचा। फिर उस छोटे से लड़के ने अपने कुर्ते की जेब में से थोड़ी सी मूंगफली निकालकर रीसे की झोली में डाल दी। ले साले, कभी कोई रोता भी है? हमारे साथ घूमा कर, हम भी बूट पॉलिश करते हैं। आधी रात गए नन्हा रीसा जीवन की एक पूरी मंजिल एक दिन में लांघ कर सिर के नीचे ब्रश और पॉलिश की डिब्बियां और एक छोटा सा चीथड़ा रखे उसी बरामदे की छत के नीचे अपनी यात्रा के नए साथियों के साथ भाग्य की गोद में सोया पड़ा था। उधर झोंपड़े के अंदर लेटे लेटे कई घंटे की विफल खोज के बाद घीसू गंगो को आश्वासन दे रहा था। मुझे कौन काम सिखाने आया था? सभी गलियों में ही सीखते हैं, मरेगा नहीं। घीसू का बेटा है, कभी ना कभी तुझे मिलने आ जाएगा। घीसू का उद्विग्न मन जहाँ बेटे के यूं चले जाने पर व्याकुल था, वहाँ इस दारुण सत्य को भी ना भूल सकता था कि अब झोंपड़े में 2 आदमी होंगे और बरसात काटने तक और गंगो की गोद में नया जीव आ जाने तक झोंपड़ा शायद सलामत खड़ा रह सकेगा। गंगो झोंपड़े की बालिश भर ऊंची छत को ताकती हुई चुपचाप लेटी रही। उसी वक्त गंगो के पेट में उसके दूसरे बच्चे ने करवट ली, जैसे संसार का नवागंतुक संसार का द्वार खटखटाने लगा हो। और गंगो ने सोचा, यह क्यों जन्म लेने के लिए इतना बेचैन हो रहा है। गंगो का हाथ कभी पेट के चपल बच्चे को सहलाता और कभी आंखों से आंसू पोंछने लगता। आकाश पर बरसात के बादलों से खेलती हुई चांद की किरणों के नीचे नए मकानों की बस्ती झिलमिला रही थी। दिल्ली फिर बस रही थी और उसका प्रसार दिल्ली के बढ़ते गौरव को 4 चांद लगा रहा था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें। दोस्तों, यदि आप कविताएं पढ़ने में रुचि रखते हैं तो मेरा प्रथम काव्य संग्रह है स्पंदन पढ़ना ना भूलें। यह अमेज़न किंडल पर ई बुक के रूप में उपलब्ध है।